हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो आज की क्लास में आपको कराएंगे साल 2020 जिसका कोड है 347 WC का छठवां प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न है आपका 5 नंबर का। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। और वीडियो में प्रश्न 6 और 7 को सॉल्व करेंगे, जिसमें खंड का है और उसका अथवा है, फिर खा होगा, फिर उसका अथवा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित यौगिकों से फिनोल कैसे प्राप्त किया जाएगा। निम्नलिखित यौगिक दिए गए हैं। पहला है डाइएजोनियम, उसके बाद सल्फोनिक अम्ल, उसके बाद है क्यूमीन। तो इन यौगिकों से फिनोल कैसे प्राप्त किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 6 और उसका का है और फर्स्ट है। उसके बाद में लिखते हैं उत्तर लिखेंगे। सबसे पहला है डाइजोनियम साल्ट। तो हमें बनाना है फिनोल, तो हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेना होगा। ये बेंजीन और इसके ऊपर 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं और ये क्लोराइड। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और इससे आपको बनाना क्या है, फिनोल। यहां पर आपको फिनोल लाना है, OH। ठीक है। उसके बाद में दूसरी आपको रिएक्शन बताता है, यानी कि ये यक्स पोजीशन हो गई। अभी होती कैसे ये रिएक्शन अभी बताते हैं। उसके बाद है सल्फोनिल अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। तो एक हमारा होता है बेंजीन और बेंजीन को हम बना लेते हैं सल्फोनिक अम्ल, HSO3। ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है। तीसरा है आपका जेड क्यूमीन। तो क्यूमीन की संरचना बनाते हैं। ये हो गया C सिंगल बॉन्ड H और दोनों बैलेंसियों पर लगे होंगे एथाइल ग्रुप, मेथाइल ग्रुप। ये आपका क्यूमीन है, ये है बाई रिएक्शन और ये हो गई जेड। इन सबको आपको कन्वर्ट करना है फिनोल में। ये 3 रिएक्शन आपको देनी है, यही संक्षिप्त विवरण है इसका। और इसको सब में ले जाना है केवल फिनोल में। क्या बनता है आगे कोई परेशानी नहीं है, बस आपको कन्वर्ट करना है। ये लीजिए, ये फिनोल बनाने हैं। पहला किससे है, डाइएजोनियम लवण से, और दूसरा सल्फोनिक अम्ल से, तीसरा है क्यूमीन से। जेड ऑप्शन आपका यहां पर है। तो इसको हम वाटर के साथ गर्म करते हैं, HOH, और प्रेजेंस ले लेते हैं सोडियम नाइट्राइड की। इस कंडीशन में ये हाइड्रोजन क्लोराइड को निकाल देता है, तोड़ देता है, और ये नाइट्रोजन मुक्त हो जाती है। तो N2 मुक्त होती है और ये OH इसी बेंजीन पर ट्रांसफर हो जाता है यहां पर, और ये बन जाता है आपका फिनोल। क्या बन जाता है, फिनोल। ये होती है डाइजोनियम साल्ट, इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और यह है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और ले जाना है इसको फिनोल में। तो हम इसको वाटर के साथ, किसके साथ, जल के साथ गर्म कर देते हैं केवल। तो ये हाइड्रोजन आयन इसको तोड़ देता है और बना लेता है H2SO3 सल्फ्यूरिल अम्ल, और ये OH आ जाता है यहाँ पर आपका बचता है। इसको थोड़ा रब कर देते हैं तो H2SO3 सल्फ्यूरिल अम्ल। इसी प्रकार से ये क्यूमीन है आपका। क्यूमीन को हम ऑक्सीडाइज करते हैं O2, और किसी भी धातु की प्रेजेंस में लिख लें। कहाँ पर, धातु की प्रेजेंस में अगर हम इसको गर्म कर देते हैं तो ये बॉन्ड 2 क्रैक हो जाते हैं और ये हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है। तो बचता है CH3, C डबल बॉन्ड और C। तो यहाँ पर हम एक अलग से लिख देते हैं आपके लिए, CH3, C डबल बॉन्ड CH3। तो ये ऑक्सीजन एक इस हाइड्रोजन के साथ, इस बॉन्ड से ये ऑक्सीजन एक जुड़ जाती है, तो यहाँ O बन जाता है। ये हाइड्रोजन पुनः यहाँ पर जुड़ जाता है तो ये फिनोल बन जाता है। शेष बची हुई ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाती है, ये बन जाता है आपका एसीटोन।
तो देखा कितनी आसान रिएक्शन है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ सोडियम नाइट्राइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो फिनोल प्राप्त होता है, नाइट्रोजन मुक्त होती है। उसके बाद में बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को हम जल अपघटित करते हैं तो H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरिल अम्ल निकल जाता है और फिनोल बनता है। ऐसे क्यूमीन का ऑक्सीकरण कराते हैं वायु की उपस्थिति में तो फिनोल प्राप्त होता है और एसीटोन पृथक हो जाता है। ये 3 विधि आपकी 3 मार्क्स की हो जाती हैं। अब आ जाता है सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों का अंतर उसकी संरचना के आधार पर बताइए। तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहलों का अंतर बताना है आपको उसकी संरचना के आधार पर। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं और सेकेंड प्रश्न को हल करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, हम हट जाते हैं। चलिए अब इसको रफ कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रश्न का सेकेंड पार्ट। चलिए ये रफ हो गया और आपके सामने आता है सेकेंड। विवेचना करनी है तो हम लिखते हैं नंबर सेकेंड। तो सबको अलग अलग लिखना है। प्राथमिक अल्कोहल के बारे में अलग बताएंगे, द्वितीयक अल्कोहल के बारे में अलग और तृतीयक अल्कोहल के बारे में अलग। तो लिखते हैं प्राथमिक। सबसे पहले प्राथमिक अल्कोहल तो प्राथमिक अल्कोहल की संरचना होती है R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये डेल्टा पॉजिटिव होता है और ये डेल्टा निगेटिव होता है और ये डेल्टा पॉजिटिव होता है। तो प्राथमिक अल्कोहलों में क्या होता है, यहां पर लिखेंगे, इसका विवेचना करनी है यानी कि इसका अंतर बताना है। तो लिखना है प्राथमिक अल्कोहलों में यहां पर C सिंगल बॉन्ड OH एक ध्रुवीय समूह बन जाता है जिसके कारण प्राथमिक अल्कोहलों में सिंगल बॉन्ड OH समूह आसानी से पृथक हो जाता है, या लिख देंगे प्रतिस्थापित हो जाता है। देखिए दोनों का अट्रैक्शन यहां पर होता है तो इस कंडीशन में ये स्थिति जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध होता है वो दुर्बल हो जाता है। क्या हो जाता है? दुर्बल हो जाता है, क्योंकि घनत्व तो इलेक्ट्रॉनों का कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है तो ये बंध दुर्बल हो जाता है, इसीलिए पूरा OH समूह पृथक हो जाता है या प्रतिस्थापित हो जाता है। बस ये अंतर लिख गया एक। अब लिखते हैं सेकेंड पॉइंट, द्वितीयक बात तृतीयक, दोनों को साथ में ले लेंगे इस कंडीशन में। अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल की संरचना होती है R सिंगल बॉन्ड R' सिंगल बॉन्ड CH। अब H को ऊपर ले लो और सिंगल बॉन्ड OH ये होती है। इस कंडीशन में ऐसे तृतीयक अल्कोहल की R सिंगल बॉन्ड R चारों तरफ लगाएंगे R तो ये R' ये R" और OH। इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कार्बन पर लिखेंगे द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल में बताना है तो द्वितीयक बा तृतीयक अल्कोहलों में +I इफेक्ट यानी कि रेशमिक आइसोमेरिक इफेक्ट
बढ़ जाने के कारण रिसेमिक इफेक्ट क्यों बढ़ता है? बढ़ जाने के कारण, और कोष्टक में लिख देंगे एल्किल श्रृंखला। एल्किल श्रृंखला यानी कि आर, यहां पर सिंगल आर एल्किल श्रृंखला थी, यहां 2 आर लगे हुए हैं और यहां 3 एल्किल श्रृंखलाएं लगी हुई। एल्किल श्रृंखला बढ़ जाने के कारण इलेक्ट्रॉन का घनत्व ओ सिंगल बॉन्ड H, यानी कि ये जो ऑक्सीजन है इसके बीच में सिंगल बॉन्ड OH के मध्य बढ़ जाता है, जिसके कारण ये अल्कोहल हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन को त्याग करते हैं। यहां पर दूसरा लिखा है कि जो यहां पर जो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है वो हाइड्रोजन, इस एल्किल श्रृंखला बढ़ जाने के कारण इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बढ़ जाता है, तो ये बंध दुर्बल हो जाता है। पहले कहां पर हो रहा था? OH के मध्य बंध दुर्बल हो रहा था, अब O और हाइड्रोजन यानी ऑक्सीजन परमाणु और हाइड्रोजन आयन के मध्य बंध दुर्बल हो रहा है, तो यहीं से बंध टूट जाता है, तो ये हाइड्रोजन आयन बनाता है। क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन। प्राथमिक और बाद द्वितीयक बाद तृतीयक अल्कोहल आसानी से प्रोटॉन का त्याग करते हैं, जबकि प्राथमिक अल्कोहल आसानी से OH हाइड्रोक्सी आयन का त्याग करते हैं। तो इस कंडीशन में इन दोनों की संरचना के आधार पर बताया जा सकता है कि एल्किल श्रृंखला बढ़ने पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बना बंध दुर्बल हो जाता है और आसानी से ये हाइड्रोजन आयन को त्याग देते हैं। जबकि प्राथमिक अल्कोहल में कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का घनत्व कार्बन पर अधिक होता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध दुर्बल हो जाता है और इस कंडीशन में OH आयन बनता है। तो ये हो गई प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहलों की संरचना के आधार पर अंतर। ये अंतर होता है कि प्राथमिक और इनकी जो सक्रियता का अंतर है वो प्राथमिक अल्कोहल से द्वितीयक अल्कोहल बाद तृतीयक अल्कोहल तक घटता जाता है। सक्रियता का क्रम सबसे ज्यादा 1 डिग्री सक्रिय होता है क्रियाशील, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 3 डिग्री। ये कहने का मीन्स है कि एल्किल समूह की संख्या बढ़ने के साथ साथ इसकी सक्रियता का गुण भी बढ़ता जाता है। तो ये हो गया प्रश्न का दूसरा। ये दोनों टॉपिक इसलिए साथ में लिखे हैं क्योंकि इनके दोनों की क्रियाएं एक समान होती हैं, बस इससे अधिक ये क्रिया करता है। यहां पर ये हाइड्रोजन आयन को जल्दी त्याग देता है, लेकिन क्रियाशीलता की क्रम देखें तो प्राथमिक अल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील, उसके बाद में द्वितीयक अल्कोहल होता है, उसके बाद में तृतीयक अल्कोहल। अब प्रश्न का अथवा करेंगे। कुछ यौगिक कंपाउंड दिए गए हैं जिनके IUPAC नाम लिखने हैं, तो चलिए इसको रब करते हैं और प्रश्न का अथवा करते हैं। कुछ यौगिक दिए गए हैं जिनके IUPAC नाम लिखने हैं, तो इसको रब कर देते हैं और इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहला कंपाउंड है, उत्तर लिखिए और सबसे पहला कंपाउंड लिखिए। फर्स्ट दिया गया आपके सामने CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर एक CH3 लगा है और नीचे भी CH3 लगा है और एक CH3 यहाँ पर लगा है OH और यहाँ पर लगा है CH3। अब उसके बाद में दूसरा कंपाउंड आपके सामने है, तो वो है आपकी बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के सबसे ऊपर वाले पोर्शन पर लगा है, सबसे पैरा पर लगा है आपका CH3 और मेटा पर एक OH लगा हुआ है और यहाँ पर लगा है CH3। ये दूसरा हो गया। और तीसरा आपके सामने है, तीसरा
CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर CH3 लिखे। अभी 3 कंपाउंड 1, 2 और 3 के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, गिनती उस तरफ से करेंगे जिधर से जल्दी से कार्बन मिल जाए। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखिए 1 2 3 4 5। तो गिनती इस तरफ से कर लीजिए उल्टी तरफ से, तो इधर मेथिल जल्दी मिल जाएगा। 3 तरफ से मिलेगा तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं 1 2 पर लगे हैं 2 मेथिल, तो लिखेंगे 2,2 हो गया। और एक 4 पर लिखा है 4 ट्राई मेथिल हो गया है। ये लिख गया है 2 पर लगा है 2,2 एंड 4, और उसके बाद चौथे पर मेथिल लगा है तो 2,4 ट्राई मेथिल, 3 मेथिल लगे हैं। और उसके बाद में आप लिखेंगे तीसरे पर लगा है तो इसी के आगे लिखिए 3 ऑल, और कार्बन देख लेंगे 1 2 3 4 5 और लिख देंगे पेंटेन। ये लीजिए इसका नाम है 2,2 यानी कि 2,2 एक ऊपर है और एक नीचे मेथिल ग्रुप है। उसके बाद में 4 पर 3 तो 4 ट्राई मेथिल 3 ऑल पेंटेन, ये इसका नाम हो गया। अब इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका हो जाता है 6 कार्बन। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं 4 मेथिल, 4 पर क्या लिखा है मेथिल, 4 मेथिल 3 ऑल, 3 ऑल लगा हुआ है, 3 ऑल 4 मेथिल 3 ऑल। और ये पूरी जो स्ट्रक्चर इतनी है यहां से यहां तक ये टोलुइन है, टोलुइन। ये लीजिए इसका दूसरा नाम हो गया। आप तीसरा नाम लिखते हैं तो यहां से गिनती करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, यहां पर 1 2 3 लिख देंगे और इसके बाद में देखेंगे यहां पर देखेंगे एक कार्बन है तो पहले कार्बन पर लिखा है, यहां पर सबसे पहले नाम निकालेंगे 2 मेथिल, 2 पर क्या लिखा हुआ है मेथिल, मेथिल। अब ये इंग्लिश में लिख गया है तो इसको हिंदी में रफ करके लिखते हैं 2 मेथिल। दूसरे कार्बन पर लगा हुआ है मेथिल ग्रुप, ये लग गया। अब उसके बाद में 1 मेथॉक्सी, मेथेन प्लस ऑक्सी, तो लिखेंगे 1 मेथॉक्सी, 1 मेथॉक्सी, क्योंकि मेथेन के साथ में लगा हुआ है ऑक्सी। अब बचा क्या 1 2 3 कार्बन, लिख देंगे प्रोपेन। ये लिख लीजिए 3 नाम। पहले वाले का नाम लिखा 2,2,4 ट्राई मेथिल 3 ऑल पेंटेन, उसके बाद में 4 मेथिल 3 ऑल टोलुइन। उसके बाद में आपका आ जाता है तीसरा, यहां पर 2 मेथिल 1 मेथॉक्सी और यहां पर 1 2 3 कार्बन है, प्रोपेन बोलते हैं। ये हो गए आपके 3 नाम। अब उसके बाद में एक बचता है चौथा और 5वां। चलिए इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं, चौथा और 5वें का नामकरण करते हैं। तो चौथा क्या दिया गया है, एक साइक्लोहेक्सेन है, इसके ऊपर लगा है COCH3 और इसके बाद में COCH3। ठीक है, और ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। चौथा है आपका, और 5वां है आपका CH3 का होल थ्राइज COH। तो इसका नाम लिखने के लिए आपको इसकी स्ट्रक्चर या करके ऐसे खोलनी होगी। एक कार्बन है जिसके तीनों ओर CH3 लगा हुआ है और एक OH। तो इस संरचना को देखकर आप नाम लिख सकते हैं, इसको देखकर नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए गिनती करिए 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर बोलेंगे 2 मेथॉक्सी, मेथेन प्लस ऑक्सी, 2 मेथॉक्सी। अब उसके बाद में आ जाता है यहां पर 1 एसीटो, यहां पर क्या लिखा है 1 एसीटो।
1 एसीटो, क्योंकि CH3CO यहाँ पर लगा है तो एसीटो है, ठीक है। अगर यहाँ पर एसीटोन लिख देंगे तो पूरा एसीटो हो गया ये, ठीक है। अब उसके बाद में ये कितने कार्बन लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिख देंगे हेक्सेन। क्या लिखेंगे, हेक्सेन। लेकिन इसकी संरचना देखते हैं कैसी है, चक्रीय, तो आगे लगा देते हैं साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। 2 मेथॉक्सी, 2 पर मेथॉक्सी, 1 एसीटो, एसीटो है, उसके बाद में साइक्लोहेक्सेन। अब इसका नाम लिखते हैं तो कार्बन की लंबी से लंबी चेन लेते हैं, गिनती करिए 1 2 3, तो 2 पर पहले देखिए क्या लगा हुआ है, 2 मेथिल, 2 मेथिल, 2 ऑल, क्या लिखेंगे, 2 ऑल। और कितने कार्बन बचे, 1 2 3, तो लिख देंगे प्रोपेन। क्या लिखा, 2 मेथिल 2 ऑल प्रोपेन। ये लीजिए इसके IUPAC नाम हो गए। अब आते हैं प्रश्न नंबर खा पर, खा में निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। पहली इटार्ट अपक्रिया रोजन मुंड अपक्रिया है, फिर गाटरमैन कोच अपक्रिया है, फिर उसके बाद में एल्डोल कंडेंसेशन है, कैनिजारो अपक्रियाएं। 5 अपक्रियाएं दी गई हैं 5 नंबर की, और बहुत इजी तरीका है इसको बताने का। अब इसको रब करते हैं और आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6 का खा। रब कर लीजिए और प्रश्न 6 का खा लिखेंगे। सबसे पहले निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, तो सबसे पहला पॉइंट होगा, क्या लिखेंगे, इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया में क्या होता है कि टोलुइन होती है एक, टोलुइन, जिसका फार्मूला होता है CH3, बेंजीन के ऊपर लगा होता है CH3, इसको CrO2Cl2 यानी कि क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड के साथ मस्टर्ड ऑयल यानी कि CH2 की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो इसके ये दोनों ऑक्सीजन, यहां से 2 हाइड्रोजन इसके क्लोरीन को तोड़ देता है, तो बनता है ये 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोराइड परमाणु और 2 हाइड्रोजन, तो यहां पर बन जाता माइनस का 2HCl, और शेष बचा हुआ कंपाउंड ऊपर ही लग जाता है, तो बनता है CH डबल बॉन्ड CrO2। ये बन गया एक माध्यमिक यौगिक। क्या बन गया, माध्यमिक यौगिक। अब इसकी दोबारा क्रिया करानी है, इसका हम जल अपघटन करा दें। क्या करा दें, जल अपघटन, HOH के साथ में जल अपघटन करा दें, तो ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, यहां भी दोनों बॉन्ड क्रैक हो जाएंगे। ये ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड से ऐड हो जाएगी और आपका बन जाएगा बेंजल डिहाइड, CHO बन जाएगा CH डबल बॉन्ड O, यानी कि ये बन गया आपका बेंजल डिहाइड। तो क्या लिखेंगे, टोलुइन को क्रोमिल क्लोराइड के साथ मस्टर्ड ऑयल की उपस्थिति में यानी कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो पहले माध्यमिक यौगिक बनता है, पुनः जल अपघटन कराने पर बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है और प्लस में क्या निकल जाता है, CrOH। देखिए यहां पर H कितने हैं, 1 2 OH, एक लिख लीजिए, एक O ऐसे लिख लीजिए, दोनों O को हमने पृथक लिख लिया, एक O आकर OH बना देगा, ये हाइड्रोजन इसे OH बना देगा, तो Cr2OH यानी क्रोमियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये हो गई इटार्ड अपक्रिया। दूसरी अपक्रिया आती है रोजन मुंड अपचयन। रोजन मुंड अपचयन कराना है तो नंबर 2, तो रोजन मुंड अपचयन, रोजन मुंड अपचयन कराना है आपको, तो रोजन मुंड अपचयन के लिए आपको देखिए एक लेना होगा एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड को बेलेरियम पैलेडियम ऑक्साइड, आगे लिखेंगे पैलेडियम धातु और बेरिलियम सल्फेट, PD धातु और बेरिलियम सल्फेट की प्रेजेंस में अगर हम गर्म कर दें, इसका अपचयन करा दें हाइड्रोजन के साथ में,
तो ये HCl बाहर हो जाता है, ये हाइड्रोजन यहीं जुड़ जाता है, तो बन जाता है CH3CHO, एसिटल डिहाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड पृथक हो जाता है। ये कहलाता है रोजनमुंड अपचयन। अब बताते हैं हम आपको नेक्स्ट अपक्रिया गाटरमैन-कोख अपक्रिया। तो चलिए इसको रब करते हैं और गाटरमैन-कोख अपक्रिया लिखते हैं। नंबर 3 आपकी होगी रिएक्शन गाटरमैन-कोख अभिक्रिया। तो क्या लिखेंगे? बेंजीन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 और CuCl क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में प्रवाहित करते हैं, तो इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लेते हैं, ये हाइड्रोजन पृथक हो जाता है। इतने में ही ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऊपर की ओर जुड़ जाती है, ऊपर की ओर CO जुड़ जाती है और एक इससे H जुड़ जाता है, ये बन जाता है आपका बेंजल डिहाइड। अगर हम सही से लिखे तो C डबल बॉन्ड OH लिख सकते हैं, ये आपका बन गया बेंजल डिहाइड, ये बेंजल डिहाइड बन जाता है। ये कहलाती है गाटरमैन-कोख अपक्रिया। कार्बन मोनोऑक्साइड की अपक्रिया बेंजीन के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड व क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है? बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। ये गाटरमैन-कोख संश्लेषण भी अपक्रिया कहलाते हैं, संश्लेषण भी कहते हैं इसको। अब उसके बाद में आ जाती है नेक्स्ट अपक्रिया एल्डोल संघनन, यानी कि दो विपरीत एल्डिहाइड या सेम एल्डिहाइडों को एक साथ गर्म करने पर जो अपक्रिया प्राप्त होती है वो एल्डोल कंडेंसेशन कहलाती है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। नंबर 4 एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एल्डिहाइड लेने होंगे CH3C डबल बॉन्ड O और H यहाँ लगा देंगे। ये एसिटल डिहाइड है, इसकी रिएक्शन आप एसीटोन से करा दें तो यहाँ पर देखिए CH, थोड़ा और इसको आगे बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा दूर लिखेंगे। दो विपरीत यानी कि एक जैसे हो या विपरीत हो, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एसीटोन को और लिखेंगे C डबल बॉन्ड O और CH3, यानी कि एल्डिहाइड की कीटोन से या एल्डिहाइड से ही अपक्रिया करा दें। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये बॉन्ड क्रैक हो जाता है और यहाँ पर बॉन्ड तोड़कर इसको OH बना देता है ग्रुप। तो OH बनाने के बाद में जो भी प्रोडक्ट बनता है और ये बनता है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में दो एल्डिहाइडों या कीटोनों को एक साथ गर्म करने पर जो एडिशन कंपाउंड प्राप्त होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। CH3C सिंगल बॉन्ड OH, ये बन गया OH और नीचे एक हाइड्रोजन पहले से परमानेंट था और ये बीच में बन जाता है बॉन्ड, क्योंकि आधा बॉन्ड ये पलटेगा और आधा ये, दोनों एक बना लेते हैं। उसके बाद में CH, फिर उसके बाद में C डबल बॉन्ड O और CH3, ये कहलाता है एल्डोल संघनन। ये एल्डोल संघनन हो गया, ठीक है। उसके बाद में आ जाती है कैनिजारो अपक्रिया। चलो इसको रब करते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं कैनिजारो अपक्रिया। नंबर 5 कैनिजारो अभिक्रिया। बहुत ईजी है, बस ये नाम वाली अपक्रियाएं आप बिल्कुल भी मिस करके ना जाएं। तो कैनिजारो अपक्रियाओं में क्या होता है, दो विपरीत एल्डिहाइड, दो एक जैसे एल्डिहाइड या विपरीत एल्डिहाइड को हम कास्टिक सोडा के साथ गर्म कर दें, NaOH के साथ, कास्टिक सोडा के साथ में गर्म कर दें, तो जो बनने वाला कंपाउंड होगा एक अल्कोहल बनता है और दूसरा सोडियम का सॉल्ट बनता है, यानी कि लवण। जैसे हम कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं ये हाइड्रोजन टूट जाता है, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटने से ये भी बॉन्ड क्रैश हो जाता है।
एक ये हाइड्रोजन जाकर इसको OH बनाता है और इसको H बना देता है, CH2 कर देता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड हो जाता है CH2 और ये बन जाता है OH, यानी कि एथिल अल्कोहल। अब बचा क्या, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O और उसके बाद में ONA, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ये हो गई आपके प्रश्न नंबर खा की अपक्रियाएं। इसका अथवा भी बाकी है, अब हम अथवा आपको कराते हैं। तो अब स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 6 का खा और उसका अथवा। कुछ रिएक्शन दी गई, आप कैसे प्राप्त करेंगे। बेंजाइल क्लोराइड से एसीटोफिनोन, दूसरी दी गई है बेंजीन से एसीटोफिनोन, तीसरी दी गई है बेंजोन नाइट्राइल से एसीटोफिनोन। तो तीनों अपक्रियाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है और थोड़ी ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 6 का खा और इसका है अथवा। तो पहले अथवा में करना है, तो पहला है बेंजोइल क्लोराइड से। फर्स्ट रिएक्शन है बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl को हम बेंजोइल क्लोराइड कहते हैं। इसको हम अपचयित करेंगे हाइड्रोजन के साथ, इसको हम अपचयित करेंगे, साथ में कपड़ा रख लेते हैं। इसको हम अपचयित करेंगे हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम धातु और बेरिलियम सल्फेट की उपस्थिति में। जब हम अपचयित करते हैं इसको हाइड्रोजन के साथ में, तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये लीजिए, माइनस का HCl निकल गया और ये हाइड्रोजन बचा हुआ इससे जुड़ जाएगा, तो C6H5CHO यानी कि बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड को हमें ऑक्सीकृत करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में हम इसको ऑक्सीकृत कर देंगे। ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगी, तो ये बनेगा C6H5COOH। अब इसको हम बी कार्बोक्सिलीकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, बी कार्बोक्सिलीकरण। कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो इसकी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाएगी, तो माइनस की CO2 मुक्त हो जाएगी। बचेगा क्या, C6H6 बेंजीन प्राप्त होगी। ये क्या हो गया आपका, बेंजीन। और ये क्या था, बेंजोइक अम्ल हो गया। अब बेंजीन की अपक्रिया हम कराएंगे फ्रीडिल क्राफ्ट। क्या कराएंगे, फ्रीडिल क्राफ्ट अपक्रिया, अभिक्रिया। और फ्रीडिल क्राफ्ट अपक्रिया कराएंगे तो हम एसिटिल क्लोराइड CH3COCl के साथ गर्म कर देंगे, तो इसकी एक हाइड्रोजन इसके साथ Cl बना लेगी, माइनस का HCl निकल जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका C6H5 और बचा COCH3। यही आपका है एसीटोफिनोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए आपने कितने पदों में ये कंप्लीट हुई। क्या हुआ, एसीटोफिनोन को बनाने के लिए हमने बेंजाइल क्लोराइड को बेंजल्डिहाइड में बदला और फिर ऑक्सीकरण किया तो बेंजोइक अम्ल में बदला, फिर बी कार्बोक्सिलीकरण कर दिया कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो बेंजीन प्राप्त हुआ। फिर फ्रीडिल क्राफ्ट अपक्रिया कराई तो हमें एसीटोफिनोन प्राप्त हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है। अब इसके बाद में आ जाता है बेंजीन से एसीटोफिनोन। तो बस इतनी ही रिएक्शन लिखनी है। तो दूसरा पॉइंट यहां पर करा देते हैं। ये बेंजीन है, ये बनाना है, तो बेंजीन से एसीटोफिनोन बनाना है। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। इसको हम फ्रीडिल क्राफ्ट अपक्रिया करेंगे। फ्रीडिल क्राफ्ट अपक्रिया में हम इसको एसिटिल क्लोराइड CH3COCl के साथ गर्म कर देंगे। एक हाइड्रोजन एक Cl को तोड़ देगा तो बनेगा C6H5COCl। ये बन गया एसीटोफिनोन। ये आसान था। इस प्रकार से बनाते हैं। दोनों रिएक्शन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां CH3 होगा,
माइनस का HCl निकल गया। ये भी फिल्डक्राफ्ट अपक्रिया है, लेकिन इसमें यहाँ यूज हुई थी। सभी अंक इस अपक्रिया ने खींच लिए हैं और ये 1 नंबर की है, ये भी 1 नंबर की है। अब आ जाता है उसके बाद में बेंजोनाइट्राइल। 5 अंक का क्वेश्चन आपको 3 अपक्रियाएं दे रही हैं। 5 क्यों दे रही हैं? क्योंकि ये कई पदों में होनी है, कई पदों में होनी है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा कि इतनी स्टेप में अपक्रियाएं होनी है। डायरेक्ट जो भी कराएगा वो आपको गलत तरीका बताएगा, और हम गलत तरीका बिल्कुल नहीं बताएंगे। आपको बस सीखना है कि कैसे हम इसको बनाते हैं। अब आ जाता है बेंजोनाइट्राइल, यानी कि साइनोबेंजीन से एसीटोफिनोन बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको रब करते हैं, इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अपक्रिया आ जाती है नंबर 3 आर है बेंजोनाइट्राइल, यानी कि साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन को बेंजोनाइट्राइल कहते हैं। याद रखो, ये साइनोबेंजीन है, इसी को बोलते हैं बेंजोनाइट्राइल। इसकी अपक्रिया आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कराइए, CH3MgBr के साथ और शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराइए। तो ये बॉन्ड क्रैश होगा, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का और ये माइनस का, एक बॉन्ड क्रैश हो जाएगा। तो ये CH3 कार्बन से जुड़ेगा और बाकी नाइट्रोजन से। तो इसका फंक्शन ऐसा बन जाएगा, योगात्मक अपक्रिया में इस तरीके से बन जाएगा। C पर लग जाएगा CH3 और इसके बाद में यहाँ N है और इससे कौन जुड़ा होगा? MgBr। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हटाना है। तो यहाँ डबल बॉन्ड है, इसका हम करा दें जल अपघटन। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर रब कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है, MgBr, ठीक है। तो ये दोनों बॉन्ड तोड़ के हमें वो लाना है। तो यहाँ पर हम किससे अपक्रिया करा दें? इसका जल अपघटन करा दें HOH से। ये बॉन्ड क्रैश हो जाएंगे, ये ऑक्सीजन इसके ऊपर चला जाएगा और दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले बनेगा NH2MgBr। अब आपकी बेंजीन बची हुई है प्लस में और उसके ऊपर एक C लगा जिसके डबल बॉन्ड है, यही वो यहाँ जुड़ जाएगा और CH3, ये बन गया आपका एसीटोफिनोन। ये लीजिए, ये क्वेश्चन हल हो गया। और कैसा लगा ये क्वेश्चन हमने जो हल करके दिखाया, इसके तरीके को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कहता है सेकेंड, इसी का सेकेंड कहता है फेलिंग विलयन तथा सिर्फ अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन की भिन्नता स्पष्ट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहां पर रब करते हैं और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अथवा का सेकेंड है, ये अथवा का सेकेंड पार्ट है क्योंकि ये सेकेंड पार्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर फर्स्ट तो लिखते हैं एल्डिहाइड R सिंगल बॉन्ड CHO को हम फेलिंग अभिकर्मक CuO के साथ अगर हम गर्म करते हैं तो यहां पर 2 का मल्टीपल करते हैं तो इसके जो आयन बनाते हैं वो नीला आयन होता है। जो Cu+2 यहां से प्राप्त होता है उसका रंग होता है नीला। कैसा होता है? नीला। और यही फेलिंग अभिकर्मक है। ये क्या है? फेलिंग अभिकर्मक। ये फेलिंग अभिकर्मक हो गया, ठीक है। अब फेलिंग अभिकर्मक में इसका एक ऑक्सीजन इस पर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये COOH बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, अम्ल। और बचा क्या यहां पर? Cu2O, ये क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? क्यूप्रस ऑक्साइड। और इसका रंग होगा लाल। अब क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड जो फेलिंग अभिकर्मक है वो एल्डिहाइडों से अभिक्रिया करके, ये क्या है? एल्डिहाइड।
एल्डिहाइडों से अपक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करते हैं और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? अवक्षेप। ठीक है, लाल अवक्षेप बनता है। ये कॉपर ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बन गया क्यूप्रस ऑक्साइड का। और यहां पर लिख देते हैं कीटोन क्यूप्रस ऑक्साइड यानी कि फेलिंग अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट लिखते हैं कीटोन के लिए एल्डिहाइड। अब लिखते हैं सिफ अभिकर्मक, तो लिखेंगे सिफ अभिकर्मक के साथ एल्डिहाइड गुलाबी या लाल रंग देते हैं, परंतु SO2 प्रवाहित करने पर ये रंगहीन हो जाते हैं। कीटोन सिफ अभिकर्मक का रंग वापस नहीं देते हैं। यह अंतर होता है। यहां पर दोनों अंतर लिख दिए गए। सिफ अभिकर्मक में एल्डिहाइड गुलाबी या लाल रंग देते हैं, परंतु सल्फर डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर ये रंगहीन हो जाते हैं। कीटोन सिफ अभिकर्मक का रंग वापस नहीं देते हैं, अर्थात अपचयित नहीं होते हैं। अपचयित नहीं होते हैं। अपचयित नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। ये हो गया है एल्डिहाइडो और कीटोनों में किसका? फेलिंग अभिकर्मक और सिफ अभिकर्मक का अंतर। फेलिंग विलयन तथा सिफ अभिकर्मक के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन की भिन्नता को स्पष्ट कीजिए। आपको इतना लिखना होगा कि R सिंगल बॉन्ड OH यानी एल्डिहाइडो को जब किसके फेलिंग अभिकर्मक के साथ गर्म किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। कीटोन क्यूप्रस ऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। ये एक लाइन लिख गई, ये नोट पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके आगे हम लिखते हैं दूसरा पॉइंट। सिफ अभिकर्मक एल्डिहाइड का रंग गुलाबी या लाल कर देते हैं, परंतु SO2 प्रवाहित करने पर ये रंगहीन हो जाते हैं। कीटोन सिफ अभिकर्मक का रंग वापस नहीं देते हैं, अर्थात अपचयित नहीं होते हैं। यह हो गया आपका प्रश्न नंबर कितना है? यहां पर 6। प्रश्न नंबर हो गया आपका 6 का एंड। अब आ जाता है प्रश्न 7 और उसका का। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए? तो क्या होता है जब सबसे पहले दिया गया एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करते हैं, फिर शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न का 7 का। इसको रफ करते हैं और जब तक वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तैयारी करते रहें, वादा है हमारा 90 प्लस करवा देंगे आपके मार्क्स। 70 में से आपके ये समझ लीजिए 65 प्लस तो होने ही होने हैं। तो यहां पर लिखेंगे प्रश्न 7 और उसका का। क्या होता है जब पहले एथिल ब्रोमाइड नंबर फर्स्ट रिएक्शन, एथिल ब्रोमाइड को ओपन करके लिखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br को अल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करते हैं। अल्कोहल कौन होता है? C2H5OH KOH के साथ गर्म करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है? ये वाला जो दूसरा कार्बन है एक हाइड्रोजन को अपने निकालता है, तो यहां पर ये KBr पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाता है और ये हाइड्रोजन इसके साथ OH के साथ मिलता है तो जल बना देता है।
आधा बंद ये पलट कर और आधा ये पलट कर डबल बॉन्ड कर देता है, ये बनाता है एल्कीन। क्या बनाता है? एथिलीन। ये मार्कोनिकॉव रूल है कि जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एथिल अल्कोहल विलयन को एथिल ब्रोमाइड के साथ गर्म करते हैं तो एथिलीन बनती है, KBr पृथक हो जाता है और जल भी बनता है। ये होता है पहली रिएक्शन एथिल ब्रोमाइड की अल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करने पर। दूसरा है शुष्क ईथरीय सोडियम को मेथिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो नंबर फर्स्ट सेकेंड मेथिल क्लोराइड CH3Cl और यहां पर धातु है Na, कुछ होना ही नहीं है तो इसकी उपस्थिति कैसी है? शुष्क ईथर। ईथर कैसा है? शुष्क अवस्था में है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? मेथिल क्लोराइड के 2 अणु ले लेंगे और यहां पर 2 सोडियम के साथ इसको NaCl बना लेंगे तो एल्केन प्राप्त होती है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये बॉन्ड आपस में पलट कर सिंगल बॉन्ड बना देंगे और बन जाती है एथेन और क्या निकल जाता है? +2 NaCl सोडियम क्लोराइड। ये रिएक्शन नंबर 2 हो गई। शुष्क ईथरीय सोडियम की उपस्थिति में जब हम किसको क्लोरोमेथिल या मेथिल क्लोराइड को गर्म करते हैं तो एल्केन यानी कि एथेन प्राप्त होती है, NaCl प्राप्त हो जाता है। तीसरा पॉइंट आ जाता है कॉपर सल्फेट के विलयन में फास्फीन गैस प्रवाहित करते हैं। CuSO4 के विलयन में कॉपर सल्फेट के विलयन में प्रवाहित करिए। चलिए CuSO4 का ये विलयन है, इसमें फास्फीन PH3 गैस प्रवाहित करेंगे। गर्म करिए इसको और बनाइए कॉपर फास्फाइड। तो यहां पर Cu कॉपर की वैलेंसी होती है 2 और फास्फोरस की होती है 4। तो यहां पर लगेंगे Cu2 और P2Cu3 या बोलेंगे Cu3P2। इसका नाम है कॉपर फास्फाइड। कॉपर फास्फाइड बन जाता है। अब कॉपर कितने हो गए? यहाँ 3, तो यहां पर 3 का मल्टीपल करिए। 3 SO बचे हैं और हाइड्रोजन है यहाँ पर 2, तो गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर फास्फोरस कितने हैं? 2, इस पर 2 का मल्टीपल करिए। फास्फीन गैस में करा है तो यहाँ 6 हाइड्रोजन हो गए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3H2 और ये SO4 भी तो 3 है तो बनता है आपका H2SO4। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दें। कॉपर सल्फेट की अधिकता में फास्फीन गैस को प्रवाहित करने पर यानी कि डालने पर कॉपर फास्फाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, H2SO4 बनता है। नंबर 4 सफेद फास्फोरस को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में प्रवाहित कराने पर यह फास्फीन बनाने की विधि है। फास्फीन बनाने की विधि है, देखिए इसको यहां नीचे ही बता देते हैं। नंबर 4 सफेद फास्फोरस P4 कैसा है? सफेद, और इसको प्रवाहित करते हैं NaOH के विलयन में तो हमारी सबसे पहले बनती है PH3 फास्फीन। अब बचा क्या? मामला अटक गया तो बनता है एक सोडियम हाइड्रोजन फास्फाइड बनता है। तो फास्फीन यहाँ पर है और यहाँ पर भी है तो 4 फास्फीन है तो यहाँ पर 3 का मल्टीपल करिए। यहाँ फास्फीन को नहीं बिगाड़ेंगे तो सोडियम कितने हो गए? 3, तो यहाँ पर भी 3 का मल्टीपल करिए। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है तो 3 के चक्कर में अब ज़्यादा होने गए तो 3 हाइड्रोजन हो गए, 3 दूनी 6। अब तो गड़बड़ हो रहा, थोड़ा जल भी और मिलाएंगे, यहाँ पर जल की मात्रा मिलाएंगे H2O। ठीक है, थोड़ा ये जलीय विलयन होगा, H2O मिलाएंगे। अब हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं? 3 दूनी 6, और जबकि यहाँ पर है और यहाँ पर है 6, यहाँ पर है केवल 5 ही। तो अब हमें संख्या बढ़ा लेनी होगी, किसकी? सोडियम हाइपोफास्फाइड की संख्या बढ़ा लेनी होगी। तो 3 दूनी 6 करने के लिए हमारे पास 3 हाइड्रोजन यहाँ है और कास्टिक सोडा के साथ ही गर्म के हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन। तो यहाँ पर हम कर लेंगे कितने का मल्टीपल? 3 दूनी 6, हाँ सही हो गया। तो 3 यहाँ पर भी हैं तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो 3 दूनी 6 ये हो गए, 6 हाइड्रोजन यहाँ, 3 यहाँ, 6 यहाँ,
6 हो गए पूरे। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, 3 और 3 6, तो 3 दूनी 6, ये बन गया सोडियम फास्फाइड, ये सोडियम फास्फाइड, और ये है आपकी फास्फीन। ये फास्फीन बनाने की विधि है। जब सफ़ेद फास्फोरस को कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो फास्फीन बनती है और सोडियम फास्फाइड पृथक हो जाता है। अब लास्ट नंबर रह गया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कॉपर को गर्म किया जाता है, यानी कि तांबे को गर्म करते हैं। तो रब कर दीजिए, यहाँ पर चौथा लिखते हैं पॉइंट, क्या होगा नंबर 5, किसे H2SO4 को गर्म किया जा रहा है कॉपर के साथ में, तो एक बनता है CuSO4 और बनता है H2O और बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए, अगर हम चाहते तो SO4 बना लेते CuSO4, लेकिन नहीं, जब कॉपर को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं वो भी कैसा होता है, सांद्र, तो सल्फर डाइऑक्साइड जरूर मुक्त होती है। तो यहाँ हाइड्रोजन को हम नहीं निकाल सकते थे, तो हम इस कंडीशन में ये 2 कर लेंगे, क्योंकि सल्फर एक यहाँ है, तो 2 चाकू 8 ऑक्सीजन हो गए, 4 यहाँ है, तो हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो इसके आगे 2 का मल्टीपल करिए, हाइड्रोजन भी 4 हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ 2, 8 हो गए, 2 चाकू 8, सल्फर 2 है, कॉपर सल्फेट का विलयन बन गया। क्या बनाता है, कॉपर सल्फेट। अब स्टार्ट करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 7 का ख, और इसका पहले अथवा होगा, तो प्रश्न 7 का अथवा स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 7 का और उसका अथवा। ये 7 का है और उसका अथवा है, ठीक है। तो पहले कह रहा है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पहली है वुड्स अपक्रिया, दूसरी है वुड्स फिटिंग अपक्रिया, और तीसरा पॉइंट है पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और चौथा है फास्फीन के उपयोग, और पांचवा अंतर हैलोजन यौगिक। तो इसके बारे में लिखेंगे अब विस्तार से। सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे प्रश्न 7 का और वो है अथवा, ठीक है। अथवा में है तो सबसे पहला पॉइंट होगा वुड्स अपक्रिया, वुड्स अभिक्रिया। तो वुड्स अपक्रिया में सबसे पहले क्या करेंगे हम, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया, जैसे मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। जैसे मेथेन बन गई तो और बन गया 2NaCl, ये कहलाती है वुड्स अपक्रिया। और दूसरी अपक्रिया क्या है, वुड्स फिटिंग अपक्रिया। तो ये कैसी होती है, नंबर 2 वुड्स फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। तो वुड्स फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है, एक एल्किल हैलाइड को एक एरिल हैलाइड के साथ, यानी के क्लोरोबेंजीन को किसके साथ, क्लोरोबेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ सोडियम धातु की उपस्थिति में, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, कैसा होना चाहिए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो ये 2 क्लोरीन इन 2 सोडियम के साथ -2NaCl बनाते हैं, और ये CH3 इसके ऊपर जुड़ जाता है और बनती है एलिल हैलाइड या एलिल एल्किल। तो ये बन जाती है आपकी टोलुइन। क्या बन गई, टोलुइन। ये कहलाती है आपकी वुड्स फिटिंग अपक्रिया। जब एल्केन बनती है तो वुड्स अपक्रिया, और जब कोई एलिफेटिक यौगिक एल्केन का बनता है तो वो वुड्स फिटिंग अपक्रिया कहलाती है, कि मेथिल क्लोराइड को फिट कर दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाता है नंबर 3 क्वेश्चन, पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बहुत इजी होता है, तो चलिए इसको रब करते हैं अपक्रियाओं को, और पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताते हैं। नंबर 3 पॉइंट, पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-1, और पी पर होते हैं इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 6 तक, और आखिरी में होता है लास्ट में NS,
यही होता है n-1, यानी कि p पर कहाँ तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 1 से लेके 6 तक ही जाते हैं। बस ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगर आप लिखना चाहें तो NH2 n-1 p पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, NH2 यहाँ पर, ठीक है, n+1 कर देंगे इसके आगे और 1 की घातें लिख देंगे 1 से लेके 6 तक। अगर आप चाहें तो केवल इतना ही लिखें, n-1 p की पावर 1 से लेके 6 तक। तो ये होती है आपकी कौन से p ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका मतलब होता है कि p ब्लॉक, क्या लिखेंगे, p ब्लॉक के तत्वों में, p ब्लॉक के तत्वों में बाएं से दाएं चलने पर p उपकक्षा में, उपकोष में 1 से लेकर 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n या n की पावर लास्ट वाली कक्षा लिख सकते हो, n-1 ना लिखकर आप ऐसे लिख सकते हो n की पावर 1 से लेकर 6 तक, np कोई भी लास्ट कक्षा होगी उसकी पावर 1 से लेकर 6 तक, यानी कि p कक्षा में होते हैं 3 ऑर्बिट, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 भरा जाएगा, 3 भरे जाएंगे, चौथा जोड़ा बनाएगा, 5वां जोड़ा और 6वां जोड़ा बनाएगा, और जो होगी मतलब है शून्य वर्ग के गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो n-p और 1 की घातें 1 से लेके 6 तक लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 6 तक भरा जाता है। उसके बाद में बताता है फास्फीन का उपयोग। तो फास्फीन के उपयोग वैसे जरूरी नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं। होम्ज, पहला लिखेंगे होम्ज सिग्नल में पहला उपयोग। दूसरा लिखेंगे नंबर 1 पहला हो गया ए, फास्फीन का उपयोग। दूसरा लिखेंगे इसका उपयोग आतिशबाजी में किया जाता है, ठीक है। आतिशबाजी में जो रंग बिरंगे कलर और होम्ज सिग्नल होते हैं, जो क्या होते हैं, हवा पानी वाले जहाज, यानी कि पानी जहाजों को सिग्नल देने में, ठीक है। अब बताते हैं सी पॉइंट, धूम्र पर्दा बनाने में, पर्दा जो फिल्मों में, पिक्चर में आपने देखा होगा कि धुएं का पर्दा बनता है, वो फास्फीन गैस का ही बनता है। तो इतने आपको दे दिए और एग्जाम्पल इसके उपयोग के काफ़ी हैं आपके लिए, क्योंकि फास्फीन आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया। अब बता देता है कि अंतर हैलोजन यौगिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, अंतर हैलोजन यौगिक क्या कहलाते हैं। तो इसको रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अंतर हैलोजन यौगिक, जब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, लाइक करते रहें। नंबर है 5, अंतर हैलोजन यौगिक। अब इसमें लिखेंगे भिन्न प्रकार के यौगिक, भिन्न प्रकार के हैलोजन जो आपस में अनेक प्रकार के हैलोजन
यौगिक बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। अंतर हैलोजन यौगिक कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। क्या होता है, बहुत से हैलोजन आपस में ही यौगिक बना लेते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल, जैसे BrF यानी कि बोरान ट्राइप फ्लोराइड, बोरान फ्लोराइड, और बनाता है बोरान डाइफ्लोराइड, और बनाता है बोरान ट्राइफ्लोराइड, यहाँ तक के बनाता है आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, और ये बनाता है क्लोरीन टेट्रा पेंटाफ्लोराइड, यानी कि 5 तक ये सभी हैलोजन है जो आपस में जुड़कर नए यौगिक बनाते हैं। ब्रोमीन भी हैलोजन, फ्लोरीन भी, ब्रोमीन फ्लोरीन, ब्रोमीन फ्लोरीन, आयोडीन फ्लोरीन, क्लोरीन आयोडीन, तो ये आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, अंतः हैलोजन बनाते हैं। तो लिखे बे भिन्न भिन्न प्रकार के हैलोजन जो आपस में अनेक प्रकार के हैलोजन यौगिक बनाते हैं, अंतर हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। जैसे बोरान फ्लोराइड, बोरान डाइफ्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड, आइडो हेप्टाफ्लोराइड, क्लोरोपेंटा आयोडाइड, ये सब क्या है, अंतर हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। ये लीजिए, इतना सा आपको लिखना है क्योंकि 5 नंबर में कितनी टिप्पणियां, 1 2 3 और उसके बाद में 4 और 5वीं ये है। अब उसके बाद में आ जाता है प्रश्न 7 का ख, डी ग्लूकोज की निम्नलिखित यौगिकों के साथ अपक्रिया से बने उत्पाद की संरचना एवं लिखिए। ठीक है, संरचना सूत्र लिखिए। हाइड्रोक्सिलमीन से हम करा चुके हैं, हाइड्रोआयोडिक अम्ल से करा चुके हैं, नाइट्रिक अम्ल से ऑक्सीकरण करा चुके हैं, ब्रोमीन जल से ऑक्सीकरण करा चुके हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से करा चुके हैं। तो पिछले सेट फर्स्ट में जाइए और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो यक्स जेड देखेंगे पहला सेट, उसमें आपको ये अपक्रियाएं मिल जाएंगी। दोबारा मत कराइए क्योंकि टाइम है कम। उसके बाद सेट नंबर दूसरा देखेंगे WA, इसमें भी प्रश्न नंबर आप 7 देखेंगे, 7 का ख, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। फिर सेट नंबर 3 उसमें देखेंगे WB का 7वां प्रश्न और आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। अब आ जाता है अथवा में, ग्लूकोज की संरचना पर विवेचना कीजिए। तो हम इस सब को रब कर देते हैं और लास्ट क्वेश्चन को आते हैं। यह क्वेश्चन लिखा हुआ भी रब करना पड़ेगा, तो इसको रब करते हैं जब तक वीडियो को लाइक करते रहें। 7 का ख प्रश्न है, ग्लूकोज की संरचना पर विवेचना करनी है। अब हम जो बताते चलें वो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि पूरा अगर लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये लीजिए, प्रश्न को हमने सिर्फ इतना ही छोड़ा। यह है प्रश्न 7 का ख, प्रश्न 7 का ख और वो भी अथवा। ठीक है, तो ग्लूकोज की संरचना जो फिशर ने दी थी वो इस प्रकार से थी कि ग्लूकोज का एक सबसे पहले कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होता है, तो 6 कार्बन हो गए। इसके तीसरे कार्बन पर उल्टी साइड में लेफ्ट हैंड में OH समूह होता है, बाकी सभी OH राइट हैंड पर उपस्थित होते हैं और ये ग्लूकोज की संरचना बन जाती है। क्या है, OH और ये बन गया H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये है डी ग्लूकोज। ये फिशर की संरचना है। किसकी है, फिशर संरचना। तो फिशर की संरचना में बताया, तो इसके बारे में विवेचना करनी है। तो विवेचना में आपको लिखना होगा ग्लूकोज की फिशर संरचना में क्या लिखेंगे, ग्लूकोज की फिशर संरचना में एक सिंगल बॉन्ड CHO एल्डिहाइड समूह, क्या है ऊपर लगा हुआ एल्डिहाइड समूह, तथा एक
कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O, यानी कि ये कार्बोनिल समूह, इतना समूह कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। एक क्या होता है, एक कार्बोनिल, एक एल्डिहाइड तथा एक कार्बोनिल समूह होता है, तथा आगे लिखेंगे तथा शेष कार्बन पर 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। 3 डिग्री, यहां पर 1 2 3 डिग्री कार्बन, क्या लिखेंगे 3 डिग्री कार्बन को छोड़कर, 3 डिग्री कार्बन को छोड़कर सभी OH समूह का घनत्व दाएं तरफ होता है। देख लीजिए सिर्फ तीसरा कार्बन देख लीजिए, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये, तो तीसरे कार्बन को छोड़कर सभी OH समूह का घनत्व दाईं तरफ होता है। ग्लूकोज की डी संरचना में 2 समावयवी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज तथा बीटा डी माइनस ग्लूकोज रूप उपस्थित होते हैं, जिन्हें चक्रीय हेमी एसिटल संरचना के आधार पर समझा जा सकता है। क्या होता है, आधार पर समझा जा सकता है। आगे और लिखेंगे क्योंकि विवेचना आपको 5 नंबर में देनी है। ग्लूकोज की संरचना में एक, क्या लिखेंगे, एक फर्स्ट डिग्री एनोमर कार्बन उपस्थित होता है। अब इस क्वेश्चन को रब कर दें। ग्लूकोज की संरचना की विवेचना है, तो चलिए एनोमर कार्बन उपस्थित होता है जो हेमी चक्रीय संरचना प्रदर्शित करता है। इतना आपको लिखना था इसके बारे में। अब ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसकी हेमी एसिटल संरचना बनाते हैं और इसको खत्म करते हैं आज का। चलिए रब करते हैं, अब इसकी हेमी एसिटल संरचना बनाते हैं। चलिए इसको रब कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, हेमी एसिटल संरचना बनाते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो 5 डिग्री का कार्बन होता है, हाइड्रोजन, ये इसके बॉन्ड को तोड़कर इसको OH बना देता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर पलट जाता है, ये OH इस तरफ, हाइड्रोजन इस तरफ होता है। तो संरचना का रूप किस प्रकार हो जाता है, C सिंगल बॉन्ड OH, किस तरफ होता है, OH, ये इधर ले लेते हैं।
ये बन जाता OH और इस तरफ H बन जाता है। फिर उसके बाद में H इस तरफ, OH इस तरफ, फिर तीसरे कार्बन पर OH इस तरफ। अब देखिए ये हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ, ये O बाकी है, तो ये O तीसरा, एक चौथा, कितने हो गए? चौथा कार्बन, चौथा, और ये पांचवा। तो ये जो O है वो इस कार्बन के साथ में इस प्रकार से एक चक्रीय रूप बना लेता है, और यहाँ पर H होता है, यहाँ पर OH और यहाँ पर H, ठीक है, और यहाँ पर एक H होता है और यहाँ पर CH2OH। ये बन जाती है आपकी अल्फा D प्लस ग्लूकोज, ये पहला समपक्ष बन गया, एक एनोमर बन गया। अब दूसरा विपक्ष बनेगा तो OH इस तरफ आ जाएगा और इधर हो जाएगा। इस कंडीशन में ये अल्फा कार्बन है। क्या है? अल्फा कार्बन होता है। इसकी चक्रीय संरचना में ये कार्बन अल्फा होता है, 1 2 3 4 और 5 और ये 6, ये अल्फा कार्बन। अब इसकी ठीक उल्टी विपरीत संरचना, ये हाइड्रोजन इस तरफ, OH इस तरफ आ जाता है, और ये ऑक्सीजन इसी तरफ रहता है, ये पांचवें कार्बन से। तो यहाँ पर एक C और C, ठीक है। तो बाकी जैसे OH लगे लगा दीजिए। अब ये H और OH और ये H OH और ये H होगा, ठीक है। और इसके बाद में CH2। अब ये बीटा रूप कैसे हो गया? क्योंकि ये OH घड़ी की विपरीत दिशा में घूम गया। चक्रीय एसिटल, यही एनोमर कार्बन है, यही एनोमर कार्बन है। कैसा है? एनोमर कार्बन है, जिसमें एसिटल संरचना बनती है। OH इस तरफ आ गया तो ये बीटा कार्बन हो गया। क्या हो गया? बीटा कार्बन। अब इसको हम कहते हैं बीटा D प्लस ग्लूकोज। ये होती हैं संरचनाएं। अब ये पूरा क्वेश्चन 5 नंबर का हल हो गया। इतना आप लिख कर आएंगे तो 100% आपको पूरे अंक दिए जाएंगे, एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। तो आज का ये अनसॉल्व पेपर अपना WC खत्म हो गया। चौथा अनसॉल्व पेपर, चौथा सेट बिल्कुल समाप्त हो गया। कैसा लगा ये वीडियो हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से अभी भी जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में अगले सेट को। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।